Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go to space for clear, concise, and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chug, and in today's session, we are going to cover the topic Fisher effect. So, let's get started and make your learning simple and meaningful. So, what is Fisher effect? Fisher effect is a concept given by Irving Fisher. It explains how inflation rates affects interest rates. According to Fisher effect, the real interest rate is equals to the nominal interest rate minus the expected rate of inflation. So यहाँ पे जो R है ये है real interest rate, ये जो I है ये है nominal interest rate और जो पाई है ये है inflation rate. सो हमारे पास यहाँ पे दो इंटरेस्ट रेट्स हैं. तो जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऐसा इंटरेस्ट रेट है इट्स द इंटरेस्ट रेट बिफोर टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट. यानी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करके चलता. ये ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो इन्फ्लेशन से पहले कंसिडर होता है. और रियल इंटरेस्ट रेट ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो इन्फ्लेशन को कंसिडर करके निकलता है. यानी इट इज एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन. यानी ये एक्चुअल परचेजिंग पावर को शो करता है. एक्चुअल परचेजिंग पावर को शो करता है. सो ये है एक बेसिक फॉर्मूला फिशर इफेक्ट का. सो ये फिशर इक्वेशन है जो हमने अभी की है, इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट. मीनिंग अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ती है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती है और जो उसके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं. अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है इकोनॉमी में और जो उसका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहता है, तो जो आर निकलेगा, जो रियल रिटर्न निकलेगा, वो क्या हो जाएगा? इट विल कम डाउन. कैसे इट विल कम डाउन? एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो सिनेरियो 1, R equals to nominal interest rate minus inflation rate. तो हम मान के चल रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ गई है. मान के चलते हैं कि I 9 है और इन्फ्लेशन 6% है. तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है? 3%. सिनेरियो 2 में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होते. यानी ये तो 9 का 9 रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, 7% हो जाती है. तो रिटर्न जो हमारा है वो क्या हो गया? वो कम हो गया. यानी जब इन्फ्लेशन बढ़ गई तो रियल रिटर्न जो है हमारा वो क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट कम हो गया, प्रोवाइडेड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स सेम थे. हाँ, अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी साथ में बढ़ जाते हैं, 9 का ये भी 10 हो गया और ये 6 का 7 हो गया, तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न सेम आएगा, 3%. तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है और अगर आई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी साथ में बढ़ जाए तो रियल जो रिटर्न है वो सेम आ जाता है. राइट. मूविंग ऑन टू द मोर एक्यूरेट फॉर्मूला. जो हम मोर एक्यूरेट फॉर्मूला यूज करते हैं फिशर थ्योरम में फिशर इफेक्ट का, वो ये है. यानी आई जो है वो क्या है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. आर जो है वो है रियल इंटरेस्ट रेट और जो पाई है वो है इन्फ्लेशन रेट. सो हमने ये देखा अभी तक कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं होते, सेम रहते हैं, तो रियल अर्निंग क्या हो रही थी? वो नीचे जा रही थी. जब नॉमिनल
में चेंज नहीं आता, इन्फ्लेशन बढ़ रही है बट नॉमिनल में चेंज नहीं आता, तो रियल जो रिटर्न है, रियल रेट ऑफ रिटर्न है, वो नीचे जा रहा था, राइट? यानी इन्फ्लेशन ईट्स अप मोर ऑफ योर मनीज वैल्यू। तो अगर मुझे रियल प्रॉफिट या रिटर्न को कम नहीं करना, तो क्या करना पड़ रहा था? नॉमिनल को भी इंक्रीज करना पड़ रहा था। तो when inflation rises, banks and lenders need to charge higher interest rates to make sure that they do not lose the purchasing power. So ये हमारे को हमें एग्जाम्पल गिवन है, सपोज यू ओन अ बिजनेस, एक्सपेक्ट जो हम प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास, यानी रियल रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितना है? 4%। और इन्फ्लेशन कितनी गिवन है? 6%। और हमें निकालना है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब हमारे पास यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है जो ये है, और एक और फॉर्मूला पढ़ा है जो ये है, राइट? हम क्वेश्चन को सॉल्व इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। ये याद रखना है कि हम इससे जो वैल्यू आएगी और इससे जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू होती है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। तो अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये जो है ये एक्यूरेट फॉर्मूला है, लेकिन अगर मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो मेरे इस फॉर्मूले से भी आ जाती है। इसको क्वेश्चन में देखते हैं, यही वाला क्वेश्चन को दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। So 1 plus nominal rate equals to 1 plus real rate into 1 plus inflation rate. So हमें real rate given है 4% प्रॉफिट चाहिए, और इन्फ्लेशन रेट गिवन है जो 6% गिवन है। उससे जो हमारी इसको सॉल्व करके जो हमारे पास नॉमिनल रेट आ रहा है वो आ रहा है 10.24। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर रियल रिटर्न प्रॉफिट अगर चाहिए मेरे को बिजनेस में 4% का, कंसिडरिंग कि जो इन्फ्लेशन चल रही है वो 6% चाहिए चल रही है, तो जो मुझे टोटल रिटर्न जो चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा? 10.24 का चाहिए होगा, तभी मुझे प्रॉफिट बनेगा 4% का, और इन्फ्लेशन को कंसिडर करने के बाद ये बनता है। जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या कहता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू रियल प्लस इन्फ्लेशन। इससे जब हमने वैल्यू निकाली तो ये आ रहा है 4% प्लस 6% यानी 10%। तो ये और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो हम किसी भी फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? मूविंग ऑन टू द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिशर इफेक्ट। जब व्हेन इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज, जब इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज एंड सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देते हैं ताकि बैलेंस आउट हो जाए सिचुएशन, क्योंकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स usually rise with the inflation so that people do not lose their money in real terms, ताकि रियल जो रिटर्न है वो अपनी वैल्यू को खोए ना, यानी वो सेम रहे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं। दिस कीप्स द रियल वैल्यू ऑफ मनी सेम। लेंडर्स के लिए एक इम्प्लीकेशन ये कहती है कि इवन इफ समवन गिव्स यू लोन विद 0% इंटरेस्ट पे, अगर आपको किसी कोई लोन दे रहा है, the lender still needs to make sure that they at least recover the inflation amount। अगर एक साथ बाद इन्फ्लेशन अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, यहाँ पे जैसे इन्होंने लेंड किया है 100 रुपीज दिए हैं आज की डेट में, और साल बाद अगर आप 100 रुपीज ही दोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर इन्फ्लेशन रेट जो महंगाई थी वो 5% बढ़ गई थी, तो टू स्टे इवन यू शुड चार्ज एटलीस्ट 5% इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करना ही चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट आप कंसिडर करके चलो, क्योंकि उतने 100 रुपए में वो चीज नहीं आएगी आज की डेट में एक साल बाद जो एक साल पहले आ रही थी। तो ये यहाँ पे बेसिक इसका मीनिंग है फिशर इफेक्ट का। सो इस फिशर इफेक्ट को अगर हम एक्सटेंड करें बिटवीन टू कंट्रीज, तो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट होता है वो। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट क्या बोलता है? ऐसी कंट्री जहाँ पे हायर
हायर इंटरेस्ट रेट है, हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, वो जो कंट्री है वो क्या करेगी, डेप्रीशिएट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट तभी होगा, हायर इन्फ्लेशन के साथ आएगा, और जिस कंट्री में हायर इन्फ्लेशन है वो अपनी वैल्यू करेंसी खो देगी ओवर टाइम, जिसकी वजह से वो डेप्रिशिएट करती है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में क्या चेंज आएगा ओवर टाइम, अगर इंटरेस्ट रेट्स में डिफरेंस है तो इंटरेस्ट रेट इन होम कंट्री डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन कंट्री -1। इस फॉर्मूले से ये निकल के आएगा कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है। अगर होम कंट्री का हायर इंटरेस्ट रेट है, यानी ये कंट्री डेप्रिशिएट इसकी करेंसी करेगी फ्यूचर में, राइट। 4%, यानी होम कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट से। दैट मीन्स होम कंट्री क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। बट कितनी करेगी ये हमें फॉर्मूले से मैं पुट करने के बाद पता चलेगा। तो हमने वैल्यूज़ पुट करी 8%, 4% फॉर फॉरेन कंट्री, तो आया 3.85%। सो होम करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू डेप्रिशिएट बाय 3.5% एज कंपेयर टू दी फॉरेन करेंसी। Moving on to the implications of international Fisher effect. If a country has higher interest rate, यानी उसका जो इन्फ्लेशन होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशनशिप है हमने ये फिशर इफेक्ट में पढ़ा है। और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो वो करेंसी क्या करेगी, डेप्रीशिएट करेगी। तो आईआर से इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ये जो रिलेशनशिप है ये बताता है फिशर इफेक्ट। इन्फ्लेशन से करेंसी डेप्रीशिएट करेगी, ये जो रिलेशनशिप है ये बताता है परचेजिंग पावर पैरिटी। सो ये implications हैं of international Fisher effect. So this was all about Fisher effect. So we'll meet you in the next lecture with a new topic. Thank you so much.